इनकाउंटर मामले को लेकर और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब से थोड़ी देर पहले एक न्यायिक जांच अनाउंस की है, जो एक फॉर्मर इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस शशिकांत अग्रवाल की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग गठित किया है। इस आयोग से ये अपेक्षा सरकार ने की है कि अगले 2 से 3 महीने के भीतर ये पूरी जांच रिपोर्ट, घटनाक्रम में दोषी क्या क्या गलतियां रह गई हैं, क्या कमियां रह गई, इन सारे मसलों पर एक न्यायिक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसे अपना रिपोर्ट देना है। और इस आयोग का मुख्यालय कानपुर रहेगा और कानपुर में रहकर ही इसकी जांच की जाएगी। चूंकि सुबह से लेकर लगातार आरोप लग रहे हैं, सरकार पर आरोप लग रहे हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, लिहाजा सरकार ने एसआईटी गठित करने के बाद अब एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन कर दिया और ये आयोग जांच करेगा। ये तो हुई बात कि सरकार ने अभी क्या किया। विकास दुबे प्रकरण ने उत्तर प्रदेश की राजनीति और सामाजिक ताने बाने पर बड़ा गहरा प्रहार किया है। यह गहरा प्रहार इसलिए किया है भाइयों बहनों, क्योंकि आप और हम सब इस तथ्य से वाकिफ हैं कि उत्तर प्रदेश पॉलिटिकली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक स्टेट है। यहाँ हर चीज़ें जाति के आधार पर देखी जाती हैं। ज़्यादातर चीज़ों में आकलन जाति के आधार पर किया जाता है। किसी भी घटनाक्रम हो, कोई भी राजनीति हो, कोई भी ब्यूरोक्रेसी के कामकाज हो, मीडिया के कामकाज हो, सामाजिक कामकाज हो, यहाँ पर हर प्रकार की परिस्थितियाँ केवल और केवल जाति के आधार पर देखी जाती हैं। ये एक शाश्वत सत्य है उत्तर प्रदेश का, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। राजनीतिक दल इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। जाति के आधार पर वो इमोशंस को जगाते हैं, अपने वोट साधते हैं और निकल जाते हैं। भुक्तभोगी कौन होता है? समाज होता है, हमारे आप जैसे सामान्य लोग होते हैं। विकास दुबे घटनाक्रम के बाद आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर यह भावना चल रही है कि जातिगत आधार पर एक एक करके एक जाति विशेष के लोगों को मारा जा रहा है, या एक जाति विशेष के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, या एक जाति विशेष के लोगों को जेल में डाला जा रहा है जो निर्दोष हैं, उनके घर की महिलाओं को, उनके घर के बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, या फिर उन्हें जेल में डाल दिया जा रहा है। इसको लेकर माहौल काफ़ी गर्म है। पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस तरह की चर्चाओं से कि जाति के आधार पर कार्रवाई हो रही है। मैं ये मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, क्रिमिनल होता है। उसका दीन ईमान सिर्फ पैसा कमाना और अपने वर्चस्व को कायम रखना और लंबे समय तक अपना गैंग चलाना, कानून के साथ खिलवाड़ करना, व्यवस्था के साथ खेलना, ये क्रिमिनल्स का काम है, ये उनका धर्म है। उनके कोई जाति और धर्म नहीं होती है। लेकिन किसी भी निर्दोष के ऊपर अत्याचार किया जाए तो निश्चित तौर पर यह बेहद चिंताजनक बात है। और अगर ये काम व्यवस्था करती है, एस्टैब्लिशमेंट करता है, पुलिस फोर्स करती है, तो ये अत्यधिक चिंता का विषय है, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में कानून अपने हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। जितना कानून ने किसी पुलिस वाले को हक दिया है, उतना एक सामान्य व्यक्ति को भी दिया है। भारत के महान संविधान में सबको सबके हक हासिल हैं, लिहाजा कोई किसी के संवैधानिक दायरे में अतिक्रमण नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग इसमें राजनीति तलाशते हैं। मैंने आज के कार्यक्रम में तमाम मेहमानों को आमंत्रित किया। आपने देखा होगा कि इसके पहले हमारे साथ करनैल सिंह जी थे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पूर्व डायरेक्टर। इसके पहले आईबी सिंह साहब थे, क्रिमिनल मामले के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अधिवक्ता। और उसके पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जो लगातार काफ़ी सक्रिय थे। अब बारी है आचार्य प्रमोद कृष्णम की। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और एक बड़ी वोकल वॉइस हैं। और आजकल ये ब्राह्मणों के पक्ष में एक बड़ी आवाज़ बनकर पिछले दिनों उभरे हैं और एक वर्ग है जो इनकी आवाज़ को आगे बढ़ा रहा है। मैंने इनको इसलिए बुलाया ताकि ये स्थितियां स्पष्ट हों कि ये आपराधिक मामलों में जाति क्यों तलाश रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको आचार्य जी, आपका इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, और मेरा बड़ा सीधा प्रश्न है। अपराधी होता है, वो ना तो पंडित होता है, ना ठाकुर होता है, ना ओबीसी होता है, ना मुसलमान होता है, ना दलित होता है, ना संत होता है। एक अपराधी शैतान होता है, राक्षस होता है। मुझे हैरानी है, आप खुद एक संत हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन आप विकास दुबे या इससे जुड़े मामले में जाति क्यों तलाश रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ब्राह्मणों का आदर्श, ब्राह्मणों का आइडियल अपराधी नहीं हो सकता है। और किसी भी ब्राह्मण विद्वान ने, ब्राह्मण नेता ने, ब्राह्मण किसी विचारक ने किसी भी अपराधी का समर्थन नहीं किया, ना उसके एनकाउंटर से पहले, ना उसके एनकाउंटर के बाद। यहां तक के
विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ तो तमाम तरह के सवाल मीडिया के द्वारा खड़े किए गए, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा खड़े करे गए, सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा खड़े करे गए, एनएचआरसी के द्वारा खड़े किए गए। लेकिन उस अपराधी की मां और उसके बाप ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हम कोई भी सवाल खड़ा करेंगे, और उन्होंने कहा कि ठीक है, उसने अगर बुरा काम किया तो उसको सजा मिली। तो इससे ये स्वतः स्पष्ट हो जाता है और ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। जहां तक सवाल है ब्राह्मणों का, ब्रजेश जी, ब्राह्मणों ने कभी अपराधियों को अपना आदर्श नहीं माना। अगर ब्राह्मण आपराधिक मानसिकता का होता तो वह रावण की पूजा किया करता। उन्होंने परम विद्वान पराक्रमी ब्राह्मण परिवार में जन्मा, रावण को राक्षस कहा और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को पूजा। ये वो समाज है जिसके आदर्श महर्षि वशिष्ठ हैं, जो अपनी हत्या का षड्यंत्र करने वालों को क्षमा कर देते हैं। ये वो समाज है, ये भगवान परशुराम को अपना आदर्श मानता है, जो 21 तो बार फिर आप इसमें जाति क्यों तलाश रहे हैं संत शिरोमणि? आप इसमें जाति क्यों तलाश रहे हैं? हाँ, मैं अभी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, मेरी बात को पूरा होने दे, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। भगवान परशुराम को यह अपना आदर्श मानता, जिसने 21 बार पृथ्वी को जीत करके त्याग दिया था। ये उस महर्षि दधीचि को अपना आदर्श मानता है, जिसने राष्ट्र और मानव कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान दिया था। मंगल पांडे से लेकर पंडित चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मणों के आदर्श हैं। तो जो लोग ब्राह्मणों को अपराधी सिद्ध करना चाहते हैं, मैं इसके खिलाफ हूं, मैं इसके सख्त विरोध। कौन ब्राह्मणों को अपराधी सिद्ध करना चाहता है? एक उदाहरण आप दीजिए, कौन है जो ब्राह्मणों को अपराधी सिद्ध करना चाहता है? और आप इस तरह से क्यों जातीय बातें कर रहे हैं? आप संत शिरोमणि हैं, आपके सब पूज्य हैं, आप इस तरह की बातें करके क्या साबित करना चाहते हैं? मैं ब्रजेश जी जातिवाद के व्यक्तिगत रूप से भी खिलाफ हूं और जातिवाद इस राष्ट्र के भी हित में नहीं है। लेकिन जब बैकवर्ड आंदोलन होते हैं, आरक्षण की मांग होती है, तब ये सवाल कोई नहीं खड़ा करता। मुझे ये नहीं, इस पे ऐतराज नहीं है कि संविधान में एक व्यवस्था है, उसका आंदोलन खड़ा करना गलत है। अपने समाज की आवाज उठाना हमारा संविधान उसका अधिकार देता है। लेकिन विकास दुबे जैसे अपराधी के पक्ष में आवाज उठाना क्या ये शोभा देता है? विकास दुबे के पक्ष में कोई आवाज नहीं उठा रहा ब्रजेश जी। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, इसके दो पहलू हैं। एक है कानून का पहलू, एक है मानवीयता का पहलू। अब मैं आपसे सवाल करता हूं और आपके माध्यम से इस सरकार से सवाल करता हूं कि ये जो विकास दुबे अपराधी था, ये क्यों बना, कैसे बना, कब तक किसका संरक्षण रहा, ये एक अलग विषय मैं समझता हूं, सब जानते हैं। लेकिन इसके जो रिश्तेदार थे, उन्होंने क्या अपराध किया था? क्या किसी अपराधी का रिश्तेदार होना अपराध है? विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश पांडे, अतुल दुबे, अमर दुबे, बउआ दुबे, प्रभात मिश्रा, आपको मालूम है प्रभात मिश्रा कौन था? आपको मालूम है प्रभात मिश्रा की उम्र कितनी थी? प्रभात मिश्रा 12वीं का परीक्षा पास किया था, 10-15 दिन पहले रिजल्ट आया था, और उसकी उम्र 17-18 साल रही होगी। उसे उठाया जाता है फरीदाबाद से और उसे रास्ते में गाड़ी पंचर करके कह दिया जाता है वो भाग रहा था, गोली मार दी जाती है। मुझे आप ये बताइए कि इन लोगों की हिस्ट्री शीट क्या है, इनके ऊपर कितने कितने मुकदमे हैं, क्या इनका जुडिशियल ट्रायल नहीं होना चाहिए? पर पुलिस तो कह रही है कि प्रशांत प्रभात मिश्रा अपराधी था और उसका पोस्टर भी चिपकाया था पुलिस ने। हाँ, अब सवाल है इसका कानूनी पहलू जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप उसकी बारीकी और उसकी तह में जाना चाहते हैं। जब विकास दुबे के घर पर पुलिस गई, जिस रात की ये घटना है, अगर ये सारे के सारे लोग उस जघन्य हत्याकांड में शामिल थे, तो ये इतने भोले और मासूम थे कि ये सब अपने अपने घर जाके सो गए और पुलिस के हाथ लग गए। दूसरा सवाल, अगर यही उस कांड में शामिल थे, तो उस कांड में जो AK-47 से सैकड़ों गोलियां बरसाई गईं, वो AK-47 बरामद क्यों नहीं की गई? तीसरा सवाल कि इस देश में महात्मा गांधी की हत्या करने वाले का जुडिशियल ट्रायल हुआ, इस देश में पार्लियामेंट पे हमला करने वाले अफजल गुरु का जुडिशियल ट्रायल हुआ, इस देश ने नहीं पूरी दुनिया ने देखा कि बंबई में सैकड़ों लोगों की जो हत्या की कसाब, वो जिंदा पकड़ लिया गया था। देश की जनता चाहती थी कि उसे भून दिया जाए।
देश की जनता चाहती थी कि गेटवे ऑफ इंडिया पे खड़ा करके गोली मार दी जाए, लेकिन भारत तालिबान नहीं है, हम हिंदुस्तान हैं, पाकिस्तान नहीं है। कसाब का भी जुडिशियल ट्रायल हुआ और इन सबको फांसी हुई। पर आप इसमें जाति का एंगल क्यों तलाश रहे हैं? एक क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। मुझे बस मेरी नाइत्तेफाकी आपसे किस बात पे है कि आप इसमें जाति तलाश रहे हैं? हाँ, मैं जाति तलाश नहीं रहा हूं, ये सत्य है। शास्त्रों में एक सूत्र क्या तर्क है आपके पास, क्या तथ्य हैं? कौन कराएगा, कौन कराएगा, और आपको ऐसा क्यों लगा आचार्य जी? शास्त्रों में एक सूत्र है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप प्रभात मिश्रा को गोली मारते हैं, जब आप अतुल दुबे को, अमर दुबे को, जो 2-4 दिन पहले जिसकी शादी हुई है, मुझे आप बताइए, इन ब्राह्मणों के बच्चों को आप उठा उठा के गोली मारेंगे और आप ये कहेंगे कि साहब ये हमारी पिस्टल छीन रहे थे, ये बात गले उतरती है? सारे लोग इन्हीं की पिस्टल छीनते हैं। पुलिस के जवान इतने कमजोर हैं कि उनकी कोई भी पिस्टल छीन लेगा निहत्था आदमी, जो 10 आदमियों के बीच में बैठा के ला रहे उसको गोली मार देते हैं। भाई ये देश, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा या रूल ऑफ बुलेट से चलेगा। अगर आप उसी टाइम ऑन द स्पॉट न्याय करना चाहते हैं तो फिर तो ये देश अराजकता की तरफ चला जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अपराधी का समर्थन कोई ना समुदाय कर रहा है, ना समाज कर रहा है, ना मैं कर रहा हूं। पर ये आप बार बार गरीब ब्राह्मण, आप जाति पर क्यों फोकस कर रहे हो? आप ये भी तो कह सकते हो क्रिमिनल। ये क्रिमिनल कहां है? अगर ये क्रिमिनल होते तो इनकी कोई हिस्ट्री सीट होती, इन पे गैंगस्टर लगाते आप। लेकिन पुलिस कह रही है अपराधी हैं, तो हम पुलिस की बात हमें माननी चाहिए, क्यों ना माने? कल पुलिस कह देगी कि ब्रजेश मिश्रा अपराधी हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन भी अपराधी हैं, एनकाउंटर कर दो हमारा भी। ब्राह्मण होना अभिशाप है क्या? ब्राह्मणों के बच्चों की हत्या हो रही है, उसकी जांच की मांग ना उठाई जाए? फूलन देवी ने बेमई कांड किया था, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को खड़ा करके गोली मार दिया था, उसने भी समर्पण जब किया तो उसका सम्मान किया गया। ब्राह्मणों को यह अधिकार भी नहीं दोगे? पर ब्राह्मणों की हत्या का इतिहास, मैं इसलिए ना इत्तेफाकी है आपसे कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, भाई कोई ब्राह्मणों से बदला क्यों लेगा? ऐसा क्या कोई जाति के आधार पर कोई बदलापुर थोड़ी है? हम लोग एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं ना, कोई बदला क्यों लेगा? आपको ऐसा क्यों लगता है? ये बात नहीं हजम हो रही। आपका सवाल अपनी जगह है, लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह है कि ब्राह्मणों की हत्याएं क्यों हो रही हैं? 26 जून 2017 से लेकर के जब रायबरेली के अंदर ब्राह्मण परिवार के 5 सदस्यों को अपटा गांव में जिंदा जलाया गया, तब से शुरू होती है कहानी। और ये कल हाथरस में जवान लड़के की हत्या, लगभग 100 से ज्यादा हत्याओं का इतिहास, ये रिकॉर्ड है, ये मैं रिकॉर्ड दिखा रहा हूं। कमलेश तिवारी की हत्या होती है, विवेक तिवारी की हत्या होती है, मुकुल द्विवेदी की एडिशनल एसपी की मथुरा में हत्या होती है। ये जो हत्याएं हो रही हैं, मुझे आप जरा बताइएगा कि इन हत्याओं के कितने अपराधियों के घरों को तोड़ा गया, कितने अपराधियों के रिश्तेदारों के घरों को बुलडोज किया गया, कितने अपराधियों के रिश्तेदारों को उठा उठा के गोली मार के एनकाउंटर किया गया? क्या एडिशनल एसपी जो मथुरा में मारे गए मुकुल द्विवेदी, उनके हत्यारों का घर तोड़ा, उनके गोली से मारा? कृष्णानंद राय की हत्या हुई, कितना जघन्य हत्याकांड था। राजू पाल की हत्या हुई, कितना जघन्य हत्याकांड था। क्या किसी के हत्या के में शामिल अपराधियों के घरों को तोड़ा गया? ये ब्राह्मण, मैं फिर भी कह रहा हूं कि चलिए विकास दुबे के घर को आपने तोड़ दिया, विकास दुबे को उसने समर्पण किया था, वो मुठभेड़ नहीं है, उसकी अगर हम जांच की मांग कर रहे हैं, मंदिर में सरेंडर को सरेंडर नहीं माना जाता ना, या तो थाने में करता या कोर्ट में करता। मंदिर में सरेंडर का मतलब कि इस मामले को कोई रिलीजियस टूल देना चाहता था। मैंने अभी आपके सामने कहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये 100 से ज्यादा ब्राह्मणों की जो हत्या है, ये रिकॉर्ड, आप तो विद्वान पत्रकार हैं, आपकी तो बहुत चलती है, आप तो सरकार से रिकॉर्ड मांगिए ना। अगर ये हत्याएं ना हुई हो 2 साल के अंदर, 100 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं नहीं हुई हो, तो मुझे सूली पे चढ़ा देना आप। मेरी चलती है से आपका क्या मतलब है? भाई आपकी चलती है, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, सवाल आपको सरकार से करना चाहिए। नहीं, मैं सरकार से भी सवाल कर रहा हूँ और आपसे भी पूछ रहा हूँ। नहीं, आपको सरकार, ब्रजेश जी, आपको सरकार से ये सवाल करना चाहिए कि ये प्रभात मिश्रा का गुनाह क्या था? ये 17 साल का बच्चा, इसे अगर तुम्हें डाउट था कि ये अपराधी है, तो क्या इसे अदालत के सामने पेश नहीं किया जाना चाहिए था?
इस पे गैंगस्टर वो लगाते, पिस्टल छीन के इंट्रोगेशन अगर करते, भाग रहा हो, इन्वेस्टिगेशन करते। अगर पिस्टल छीन के भाग रहा हो 10 STF वालों कमांडो से, तो कमांडो और क्या करते? बहुत अच्छी बात है। एक निहत्था आदमी जो है वो पिस्टल छीन के भागेगा 20 आदमियों से, 10 आदमियों से, वो भी जो बांध रखा हो, जिसके हाथ बांध रखे हों। ब्रजेश जी, परमात्मा को देखा नहीं है लेकिन महसूस किया गया। मैं आपको बताऊं, ये सरकार कितनी ब्राह्मण विरोधी है। पूरे भारत के अंदर पुराणों में उद्घोष है ब्रजेश जी कि यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा विश्व बृहस्पति समय शंति एक रासो तदा भक्ति तत्कृतम संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। यानी भगवान विष्णु का 10वां अवतार ब्राह्मण के परिवार में, विष्णु यश नामक ब्राह्मण के परिवार में अवतार लेगा। कल की भगवान का अवतार होगा। पूरे देश में एक ही कल की पीठ है जिसमें यह लिखा हुआ शास्त्रों में कि उसका पीठाधीश्वर केवल ब्राह्मण होगा। और कल की पीठ के, कल की धाम के निर्माण पे पाबंदी ये सरकार लगाती है सिर्फ इसलिए कि ये ब्राह्मणों की पीठ है। इसलिए ये सवाल उठता है। पहले मैं सोचता था कि शायद मुझ में कोई दोष होगा, मैं सोचता था शायद मैं बीजेपी के खिलाफ हूं इसलिए कल की पीठ के निर्माण पर पाबंदी लगाई है। लेकिन ये बात बड़ी गहरी है, हैं? आप मिटाना चाहते हैं जिस ब्राह्मण समाज, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप समाज में एक जातिगत विद्वेष की भावना उत्पन्न करना चाहते हैं? अच्छा, हमारे बच्चे मारे जाएं, हम उनकी आवाज उठाएं, हम कहें कि साहब इस पे एक न्यायिक आयोग का 122 गठन करो, इनकाउंटर हुए हैं, सुप्रीम तमाम कोर्ट के। मुसलमान मारे गए हैं, तमाम ठाकुर मारे गए हैं, तमाम ओबीसी मारे गए हैं, अब ब्राह्मण मारे गए तो आचार्य जी को बड़ा दर्द हुआ। सवाल ये, अगर कोई मारा गया है तो वो मारा गया होगा, वो उसकी आवाज भी उठी होगी। कोई दलित मारा जाए, उसकी कोई आवाज उठाए, मैं उसका विरोध नहीं करता। कोई मुसलमान मारा जाए, मैं उसकी कोई आवाज उठाए, मैं विरोध नहीं करता। लेकिन अगर कोई आतंकवादी मारा जाता है, हम उसके, जी मैं सवाल करना चाहता हूं विकास दुबे के पक्ष में। जब उसका माँ बाप भी नहीं है तो मैं भी नहीं हूं, कोई नहीं है, लेकिन ये अमर दुबे की पत्नी जो खुशी दुबे है, इसका क्या दोष है? विकास दुबे के बच्चे का क्या दोष है? ये प्रेम प्रकाश पांडे जो उसका रिश्तेदार था, उसका क्या दोष है? मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ब्राह्मणों को मिटाने का प्रयास मत करो। इस तरह हमको मिटाने की हसरत बड़ी मुश्किल से निकलेगी। इस तरह हमको मिटाने की हसरत बड़ी मुश्किल से निकलेगी। कलेजा चीर देगी जो बद्दुआ दिल से निकलेगी। अरे ब्राह्मण शरीर नहीं है, ब्राह्मण एक विचार है। ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा। आप अपने वोट बैंक के लिए समाज में जातीय घृणा फैला रहे हैं आचार्य जी। भाड़ में गया वोट बैंक, भाड़ में गई राजनीति, भाड़ में गई सियासत। सवाल समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, भाजपा का नहीं है। सवाल है निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करने की अनुमति न भारत का संविधान देता है ब्रजेश जी, न भारत का कानून देता है, न भारत का समाज वो क्रिमिनल्स थे, आप उनको ब्राह्मण मत बताइए। ब्राह्मण वो होता है जो समाज के लिए काम करता है। ब्राह्मण वो होता है जो विद्वान होता है। ब्राह्मण वो होता है जो भिक्षा मांग के काम करता है। ब्राह्मण वो होता है जो समाज को आगे दिशा दिखाए। ब्राह्मण वो होता है जो समाज के लिए खुद को कुर्बान कर दे। वो ब्राह्मण नहीं होता जो ब्राह्मण आप बता रहे हो। आज अब मैं आपसे शास्त्रार्थ के लिए तैयार हूं, आप शास्त्रार्थ कर लो मुझसे। सुनिए, ब्राह्मण वो होता है जो महाराज नंद के सामने खड़ा होकर चोटी में गांठ लगाता है और कहता है कि मैं तेरे इस अपराध के, अन्याय के, इस राजकाज और सिंहासन को खत्म कर दूंगा, नाश कर दूंगा। ब्राह्मण वो होता है जो 21 बार इस पृथ्वी पे राज करके इस राजपाट को छोड़ देता है। ब्राह्मण वो होता है जो अपनी हड्डियों का दान देता है। ब्राह्मण वो होता है जब अपनी कनपटी पे आखिरी गोली मारकर अंग्रेजों से लड़ता हुआ कहता है कि चंद्रशेखर आजाद जिंदा था और जिंदा रहेगा। ब्राह्मण एक विचार है। आप गलत सवाल मत करिएगा ब्रजेश जी। सवाल करना इस सरकार से करिए, इस सरकार से करिए और इस सरकार को कहिए कि अपने गिरेबान में देखे, निर्दोष लोगों की हत्या करना बंद करे। सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के आपको खुशी दुबे की जेल जाने पर इतनी तकलीफ है। खुशी दुबे उसकी पत्नी थी, पुलिस का कहना है कि वो भी उस नेक्सस का हिस्सा थी, भले ही 3 दिन पहले ब्याह के आई हो। सत्ता के अहंकार में चूर नहीं होना चाहिए ब्रजेश जी। सत्ताएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं। पाप का घड़ा एक दिन फूटता है। मुझे वो दिन भी याद है। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पुलिस के अत्याचार से जब पीड़ित थे तो संसद में रोए थे और रो के कहा था कि पुलिस मेरा एनकाउंटर कर देगी। ये भूलना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी का एनकाउंटर मत करो।
एनकाउंटर करो, अपराधियों का एनकाउंटर करो। विकास दुबे को आपने पकड़ा, सरेंडर के बाद भी मार दिया, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। विकास दुबे गुंडा था, अपराधी था, नालायक था, हत्यारा था, उसे आतंकवादी भी कहिए तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके रिश्तेदारों का गुनाह क्या था? क्या नाम के आगे शुक्ला, त्रिपाठी, तिवारी, दुबे, चौबे, चतुर्वेदी, मिश्रा, इनके ये लगना पाप है, गुनाह है? इस भारत में ब्राह्मण होना पाप है, अपराध है, अभिशाप है। ब्राह्मणों के बच्चों को मारा जाए और हम कहमे भी नहीं, हम आवाज भी ना उठाएं, हम रोएं भी नहीं, हमारी आह भी ना निकले। ये कैसा शासन तंत्र है? सियासत की बात अलग रख दीजिएगा, लेकिन सवाल इस देश की मर्यादाओं का है, सवाल इस देश के संविधान और कानून व्यवस्था का है। ये देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा या रूल ऑफ बुलेट से चलेगा? फिर हम में और तालिबान में फर्क क्या रह गया? वो भी कहते हैं कि खून का बदला खून, हत्या का बदला हत्या। उठाओ, ठोको, भूंदो, ये क्या शब्दावली का प्रयोग हो रहा है? पर मैं और जो आवाज उठाए मैं एक तथ्य से अब तक कन्विंस नहीं हो पाया हूं संत शिरोमणि, कोई भी सरकार किसी जाति से बदला क्यों लेगी? हम लोग 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, देश दुनिया आगे बढ़ चुकी है, आप अभी भी जाति के बंधनों में उलझे हुए हैं। कोई सरकार किसी जाति से बदला क्यों लेगी? कोई कारण होना चाहिए उसका, मुझे कोई कारण दिखता नहीं है। आपको कोई कारण नहीं दिखता है और मुझे सारे कारण दिख रहे हैं। राजनीति के वर्तमान परिदृश्य पर जरा दृष्टि डालिए। वो ब्राह्मण जिसने भारत की आजादी से पहले और भारत की आजादी के बाद अपना बलिदान दिया, वो आज है कहां? उत्तर प्रदेश किसके हाथ में है? उत्तराखंड किसके हाथ में है? राजस्थान किसके हाथ में है? हिमाचल प्रदेश किसके हाथ में है? जरा देखिए, गौर फरमाइए। तो अगर हम अपने आप जातीय संघर्ष को बढ़ावा दे रहे हैं और ये मुझे लगता है कि ये देश को पीछे करने की बात है। अगर ब्राह्मणों को मारा जाए और हम खामोश रहें तो ये देश आगे बढ़ जाएगा। तो सबकी हत्या कर दो भाई, हमारा भी एनकाउंटर कर दो, हम भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार का समर्थन करते हैं। ये विषय नहीं है ब्रजेश जी। ब्रजेश जी, विषय ये है, जब इस देश का कानून कहता है कि अगर 99 दोषी छूट रहे हो तो छोड़ दिया जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं दी जा सकती है। इसीलिए जुडिशियल सिस्टम बना था, इसीलिए न्यायिक प्रणाली का जन्म हुआ था। हमारे देश के लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और स्वतंत्र पत्रकारिता, मीडिया। लेकिन ये सवाल क्यों नहीं उठेगा? आप न्यायपालिका भी खुद, विधायिका भी खुद, कार्यपालिका भी खुद, आप ही पकड़ेंगे, आचार्य जी, इल्जाम देंगे। ये इस तरह की आवाज या इस तरह का विरोध सिर्फ आपका है? ब्राह्मण समाज तो भारतीय जनता पार्टी के साथ विधानसभा के चुनाव में भी था, लोकसभा के चुनाव में भी था। मुझे लगता है कि उसमें फूट डालने के लिए आप अपना वोट बैंक साधने के लिए इस तरह का जातीय असंतुलन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वोट बैंक का सवाल नहीं है। ब्राह्मण कभी वोट बैंक नहीं रहा। जब चुनाव आए तो मैं ब्राह्मणों के ऊपर छोड़ता हूं कि वो जिसे मर्जी वोट दें। मैं ब्राह्मणों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि जब चुनाव आए और मैं आपसे कहूं कि किसी एक पार्टी को वोट दे दो तो मत देना, लेकिन ये सवाल राजनीति और वोट का नहीं है ब्रजेश जी, ये कलेजे के टुकड़ों के बहते हुए लहू का है। अगर कोई अपराधी है उसको आप सजा दीजिए, लेकिन अपराधियों के रिश्तेदारों का अपराध कुछ नहीं है। हमारा सामाजिक ताना बाना है, हम एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, लेकिन क्या ब्राह्मण होना गुनाह है, अपराध है, अभिशाप है? करना क्या चाहते हैं आप? पूरी कम्युनिटी को खत्म करना चाहते हैं? ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिकॉर्ड बोल रहा है। 100 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई या नहीं हुई, ये रिकॉर्ड पे है पिछले 2 सालों के अंदर। जवाब दे सरकार इसका। ये मैं नहीं बोल रहा, ये देश का बच्चा बच्चा कह रहा है, जो समझता है वो जानता है। ये आप भले सवाल मांग रहे हो, लेकिन सरकार ने ब्राह्मणों को पर्याप्त हिस्सेदारी सत्ता में दी हुई है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, एनर्जी मिनिस्टर हैं, सत्ता में दी तो हुई है हिस्सेदारी। और क्या ले लेंगे आप? मैं इन सभी ब्राह्मण शिरोमणियों से निवेदन करना चाहता हूं कि परमात्मा को साक्षी रखे और ये सब अपने दिलों पे हाथ रखे, अपनी अपनी संतानों को चेहरे को देख देख करके तब अंतर आत्मा से सवाल करें, आत्म साक्षात्कार, आत्मचिंतन करें। जो मेरे सवाल हैं उन सवालों को गौर से अपने आप से करें
इन्हें उत्तर स्वयं मिल जाएगा। इन्हें अपनी अंतरात्मा को जागृत करना चाहिए। पद बड़ा नहीं होता है। ब्राह्मणों ने पदों को ठुकराया है, सिंहासनों पर लात मारी है, ठोकरें मारी हैं। हमने बलिदान दिया है, पर इनमें से किसी ने एक बार भी नहीं कहा कुछ, के वंशज है महाराज, एक बार भी नहीं कहा हमारी कुछ। शिराओं में, देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि आपको ब्राह्मणों की बड़ी चिंता है, संत शिरोमणि, मेरा एक सवाल ले लें। गुस्सा नाहक, मुझ पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। मेरा एक सवाल है आपसे, भाई ब्राह्मणों का वोट बैंक जिनके पास है, या ब्राह्मण जिनको वोट करता है, जैसा कि आप कह रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता में भी तो ब्राह्मण है, उनको दर्द नहीं हुआ क्या? उनमें से तो किसी एक का स्टेटमेंट नहीं आया। सारी तकलीफ प्रमोद कृष्णम को क्यों है? इसका मतलब कि आपको उस राजनीति का हिस्सा चाहिए, इसलिए आप उकसा रहे हैं उनको। ब्रजेश जी, ना तो मैं किसी पद पे हूं। मेरा अगर कोई पद है या सेवा का जो स्थान है वो श्री कल्की पीठ है, और मैं श्री कल्की पीठाधीश्वर के रूप में सेवा कर रहा हूं। मेरा पहला लक्ष्य राष्ट्र है और धर्म है। मेरे लिए कोई पद मायने नहीं रखता, माफ करना। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो पदों पे आसीन हैं वो अपने आप से सवाल करें। पद बड़ा नहीं है, पद किसी और का था और एक दिन किसी और का हो जाएगा। लेकिन अपने आप से सवाल करें। दिनकर ने लिखा था, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं इस समय लिखेगा उनका भी अपराध। इसलिए चिंतन का विषय है, आत्मचिंतन का विषय है, वोट का विषय नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है। मैं खुलेआम कह रहा हूं आपके चैनल पे, भारत समाचार एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है। मैं आपको साक्षी रख के ये कह रहा हूं कि यदि भविष्य के अंदर किसी राजनीतिक दल का समर्थन करने से मैं ये कहूं कि इस बात का हवाला दूं, ये मेरा दायित्व है, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी अंतरात्मा की आवाज है कि अगर निर्दोष की हत्या हो रही है तो उसके पक्ष में आवाज उठाई जाए, इसे राजनीति से ना जोड़ा जाए, वरना मैं आपके खिलाफ भी हो जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आवाज उठाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जातियों के भीतर किसी भी तरह की विषमता ना उत्पन्न करें। हम सब मिलजुल कर रहें, सब एक दूसरे के भाई हैं, सब एक दूसरे की डोर से बंधे हुए हैं। समाज में किसी भी प्रकार का विद्वेष उत्पन्न करना उचित। निवेदन सुनिए जी, सलाह आप सरकार को दीजिएगा, सलाह आप सरकार को दीजिएगा कि वो अपराधियों के खिलाफ एक सा फैसला करे, एक सी कार्रवाई करे, किसी पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को टारगेट ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है इस कार्यक्रम को देखने के लिए। इस कार्यक्रम में हमारे साथ